हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्कैटरिंग थ्योरी है उसी को कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पार्शियल वेव मेथड के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक काफ़ी टाइम 12 या 16 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब ये टॉपिक एग्जाम में दो टाइप से पूछा जा सकता है बेसिकली। एक तो डायरेक्ट एग्जामिनर बोल देगा पार्शियल वेव मेथड, या फिर वो बोल देगा कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पता करके बताओ। ठीक है, तो जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो हम पार्शियल वेव मेथड की हेल्प से निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो अब ये पार्शियल वेव मेथड या स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालने से पहले हम थोड़ा सा पहले वाले लेक्चर्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये वाला लेक्चर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा सा हम पहले बात करेंगे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के ऊपर, उसके बाद हम पार्शियल वेव मेथड की डेफिनेशन और पार्शियल वेव मेथड की हेल्प से हम किस टाइप से स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अब तक के जो लेक्चर है उसमें हमने स्कैटरिंग के बारे में बड़े अच्छे से समझ लिया था कि स्कैटरिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या लिया था, हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है स्कैटरिंग थ्योरी का उसके ऊपर, और वहीं से अपना ये जो कंसेप्ट है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का वहीं से ये कंसेप्ट आया। तो थोड़ा सा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के जो कंसेप्ट है इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद पार्शियल वेव मेथड पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि अपने पास कोई एक पार्टिकल है या फिर कोई वेव है जो किसी टारगेट के साथ जाके इंटरेक्ट करती है। तो इंटरेक्ट जैसे ही वो इंटरेक्ट करेगी तो वो क्या होगी, स्कैटर्ड होगी। तो ये हमने मान लिया कि अपने पास ये कोई एक प्लेन वेव है कुछ इस टाइप से, ये हमने मान ली प्लेन वेव। ठीक है, और ये प्लेन वेव किसी टारगेट के साथ जाके, और ये हमने यहाँ पे टारगेट ले लिया, ये लिख दिया प्लेन वेव, और ये है अपने पास टारगेट। अब जैसे ही ये प्लेन वेव इस टारगेट के साथ जाके इंटरेक्ट करेगी तो क्या होगी, ये प्लेन वेव स्कैटर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे स्कैटरिंग भी बेसिकली दो टाइप से हो सकती है। ठीक है, एक तो स्कैटरिंग हो सकती है पोटेंशियल के कारण, और दूसरा स्कैटरिंग हो सकती है, मान लिया ये कोई एक पार्टिकल है और यहाँ पे जो टारगेट है वो भी क्या है, एक पार्टिकल है। तो ये जो इंसिडेंट पार्टिकल है ये टारगेट के साथ जब टकराएगा, यहाँ पे कोलिजन होगा, तो एक तो स्कैटरिंग ऐसे हो सकती है कोलिजन के कारण। दूसरा स्कैटरिंग हो सकती है यहाँ पे पोटेंशियल के कारण, मान लिया ये कोई अल्फा रे आ रही है इधर से, और ये न्यूक्लियस के पास जैसे ही आएगी, अल्फा रे पे भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग होगी वो किसके कारण होगी, पोटेंशियल के कारण होगी। ठीक है, तो अब जैसे ही ये प्लेन वेव इस टारगेट के साथ आके इंटरेक्ट करेगी तो ये प्लेन वेव क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। और यहाँ पे जो स्कैटरिंग होगी वो कैसी स्कैटरिंग होगी, अनआइसोट्रोपिक स्कैटरिंग का केस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग में हमने क्या देखा था, चारों तरफ स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलेगी अपने को इस टाइप से। ठीक है, और अनआइसोट्रोपिक स्कैटरिंग में हम अपने को क्या देखने को मिलेगा, जो स्फेरिकल सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री के साथ साथ यहाँ पे अपने को जो प्लेन वेव हो वो प्लेन वेव भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे स्फेरिकल वेव और ये यहाँ पे अपने को प्लेन वेव मिल रही है। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे चाहिए क्या, अपने को चाहिए जो इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट पार्टिकल है। पार्टिकल है तो डी ब्रोगली साहब बोलते हैं कि पार्टिकल से एसोसिएटेड कोई वेव भी होगी। अब वेव होगी तो उस वेव का वेव फंक्शन भी होगा। ठीक है, तो एक तो चाहिए अपने को यहाँ पे इंसिडेंट का वेव फंक्शन और एक चाहिए अपने को यहाँ पे स्कैटर्ड का वेव फंक्शन। ठीक है, अब जो स्कैटर्ड वेव है, स्कैटर्ड वेव के अंदर दो वेव का मिक्सअप है, एक तो स्फेरिकल सिमेट्री का मिक्सअप है, यहाँ पे स्फेरिकल वेव मिल रही है अपने को और प्लेन वेव मिल रही है। तो यहाँ पे जो स्कैटर्ड वेव है ये स्फेरिकल और प्लेन वेव दोनों का मिक्सअप होगा, इसका जो वेव फंक्शन लेके चलेंगे। और अब बात करें इंसिडेंट जो वेव फंक्शन है ये हम क्या लेके चले, अब सपोज दैट ये पार्टिकल यहाँ पे इस टारगेट की तरफ आ रहा है, तो जब तक ये पार्टिकल इस टारगेट की रेंज में नहीं आता है तब तक ये पार्टिकल किसके जैसे बिहेव करेगा, एक फ्री पार्टिकल के जैसे बिहेव करेगा। और जो फ्री पार्टिकल का हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं वो क्या होता है, अपने पास प्लेन वेव सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और तो अपने पास जो इंसिडेंट का वेव फंक्शन है वो क्या जाएगा, यहाँ पे e की पावर आयटा और ये के जेड क्या बोल रही है, जेड डायरेक्शन में जो वेव है वो जा रही है प्लेन वेव। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा अपने पास इंसिडेंट का वेव फंक्शन। अब जो स्कैटर्ड का वेव फंक्शन है, स्कैटर्ड का वेव फंक्शन अपने पे क्या मिलेगा, एक तो स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल के कारण अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा एफ थीटा फाई। ठीक है, और इसी के ऊपर आज अपने को बात करनी है, एफ थीटा पाई क्या है, यहाँ पे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है। और साथ में अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लेन वेव के लिए e की पावर आयटा के आर बाय आर। ठीक है, तो ये तो अपने पास हो जाएगा इंसिडेंट का वेव फंक्शन और ये हो जाएगा अपने पास स्कैटर्ड का वेव फंक्शन। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पे अपने को निकालना है यहाँ पे टोटल वेव फंक्शन। अब टोटल वेव फंक्शन हमने क्या बोल दिया, साई टोटल बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, अब साई टोटल किसका सम होगा, इंसिडेंट का और जो स्कैटर, इन दोनों का सम होगा। तो यहाँ पे हमने बोल दिया साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटर्ड। ठीक है, अब पार्शियल वेव मेथड में हम क्या करेंगे, ये जो स्कैटर्ड वेव फंक्शन है, स्कैटर्ड वेव फंक्शन में ये जो एफ थीटा फाई है, इस एफ थीटा फाई को हम कैलकुलेट करके बताएंगे विद द हेल्प ऑफ पार्शियल वेव मेथड। ठीक है, अब पार्शियल वेव मेथड को की हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है, इस इंसिडेंट वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अपने पास जो टोटल वेव फंक्शन है, टोटल वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इंसिडेंट वेव फंक्शन को उठा के उस तरफ लेके जाऊंगा तो टोटल में से अगर मैं इंसिडेंट का माइनस कर दूं तो अपने पास क्या आ जाएगा,
स्केटर्ड वेव फंक्शन आ जाएगा। और स्केटर्ड वेव फंक्शन में क्या है अपने पास एफ थीटा फाई है, तो मैं एफ थीटा फाई को बड़ी आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। ठीक है, तो आज का अपना जो टास्क है उस टास्क में अपने को क्या करना है, जो एफ थीटा फाई है इस एफ थीटा फाई को कैलकुलेट करके बताना है। अब अगली जो प्रॉब्लम है, अगली प्रॉब्लम ये है कि अपने पास ये जो पार्शियल वेव मेथड है, इस पार्शियल वेव मेथड की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन हम कुछ इस टाइप से इसकी दे सकते हैं। तो एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लिया अपने पास ये कोई एक टारगेट है, ये हमने एक टारगेट मान लिया और इस टारगेट के साथ आके ये प्लेन वेव इस टारगेट के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, जैसे ही ये प्लेन वेव इस टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो जो प्लेन वेव है या जो पार्टिकल है टारगेट के साथ इंटरेक्ट करने के बाद डिफरेंट एंगल के ऊपर क्या हो जाएगा, स्केटर्ड हो जाएगा। जैसे आपने जो अल्फा रे स्केटरिंग का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, इधर से अल्फा रे आ रही है, यहाँ पे क्या था अपने पास न्यूक्लियस था, तो ये जो अल्फा रे है वो डिफरेंट एंगल के ऊपर क्या हो जाती है, यहाँ पे स्केटर्ड हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे अगर बोलना चाहूँ तो ये जो रे है वो किस पे अलग अलग एंगल के ऊपर स्केटर्ड हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डिपेंडेंसी भी है। ठीक है, अगर वो थीटा के ऊपर स्केटर्ड हो रही है, डिफरेंट एंगल पे स्केटर्ड हो रही है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की भी डिपेंडेंसी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मेरे पास एक वेव आई, इसके साथ टारगेट के साथ इंटरेक्ट करती है, वो इस एंगल से स्केटर्ड हो रही है। ठीक है, इसका जो एंगल है ये हमने थीटा मान लिया। ये कोई दूसरी वेव आई, ये इस टारगेट के साथ इंटरेक्ट करती है, ये इधर स्केटर्ड होगी। तो यहाँ पे क्या है, एंगल की डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो एंगल की डिपेंडेंसी है तो हम यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम की डिपेंडेंसी लेके चलेंगे और ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो स्केटर्ड वेव फंक्शन है, ये जो स्केटर्ड वेव है ये अलग अलग एंगल के ऊपर क्या हो रही है, स्केटर्ड हो रही है। अब अलग अलग एंगल के ऊपर स्केटर होंगी तो प्रत्येक का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम प्रत्येक अलग अलग वेव के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो अलग अलग लेके चलेंगे। अब ये फर्स्ट वेव है, ये फर्स्ट वेव आई, ये इस तरफ स्केटर्ड होगी, तो इस वेव के लिए ये वाली जो वेव है इसका एंगुलर मोमेंटम मैं कुछ और ले लूंगा, जो दूसरी वेव है इसका एंगुलर मोमेंटम मैं कुछ और ले लूंगा, जो थर्ड वेव है इसका एंगुलर मोमेंटम मैं कुछ और ले लूंगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट वेव है उसके लिए मैं जो एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू वो क्या लेके चलूंगा, अलग अलग लेके चलूंगा, 0 1 2 3 4 इस टाइप से अलग अलग लेके चलूंगा। ठीक है, अब किसी वेव का जो एंगुलर मोमेंटम मैं 0 लेके चलूंगा तो उसको मैं बोल दूंगा यहाँ पे एस वेव। ठीक है, अगर किसी की मैं एल की वैल्यू 1 लेके चलूंगा किसी वेव की तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पे पी वेव। और कोई और आएगा तो उसके आगे और है तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, डी वेव। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल वेव मेथड बोलते हैं। अपने पास जो स्केटर्ड वेव है उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम की डिपेंडेंसी होगी। बोले तो जो स्केटर्ड वेव वो अलग अलग एंगल के ऊपर स्केटर्ड होगी, अलग अलग एंगल पे स्केटर्ड होगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम अलग अलग होगा। तो अब मैंने प्रत्येक वेव का जो एंगुलर मोमेंटम है वो यहाँ पे अलग अलग मान लिया। एक तो मान लिया L = 0, फिर L = 1, L = 2। जब किसी वेव के लिए L = 0 लिया उसको मैंने बोल दिया एस वेव, किसी के लिए मैंने L = 1 लिया उसको बोल दिया पी वेव, 2 लिया उसको क्या बोल दिया, डी वेव। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल वेव मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पार्शियल वेव मेथड समझ में आ गया होगा। अब इसकी जो डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं और उसके बाद इसका जो मैथमेटिकल है उसको कैलकुलेट करके और हम एफ थीटा फाई बता देंगे कि स्केटरिंग एम्पलीट्यूड क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसकी यहाँ पे 2 डेफिनेशन लिख रखी है। जो पहली डेफिनेशन है पहले उसके ऊपर बात करते हैं, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन पे बात करेंगे। तो वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल कैन बी क्लासिफाइड फॉर डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम। अब जो स्केटर्ड पार्टिकल है उस स्केटर्ड पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हम अलग अलग मान लेंगे कि प्रत्येक वेव का जो एंगुलर मोमेंटम है या प्रत्येक पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो अलग अलग है। अब एंगुलर मोमेंटम अलग अलग क्यों माना है, क्योंकि वो पार्टिकल अलग अलग एंगल के ऊपर स्केटर हुआ, अलग अलग एंगल पे स्केटर होगा तो हम वहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम अलग अलग मान लेंगे। और एंगुलर मोमेंटम अलग अलग मानेंगे तो एक बार हमने L = 0 मान लिया, 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 0 के लिए एस वेव बोल देंगे, फिर पी वेव बोल देंगे, डी वेव बोल देंगे। एक तो डेफिनेशन है इसकी ये। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा डेफिनेशन ये है अपने पास, द इंसिडेंट प्लेन वेव इज इक्विवेलेंट टू सुपरपोजिशन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फेरिकल वेव एंड इंडिविजुअल स्फेरिकल वेव। अब यहाँ पे अपने पास जो इंसिडेंट प्लेन वेव है उस इंसिडेंट प्लेन वेव को हमने किसके इक्विवेलेंट मान लिया कि बहुत सारी प्लेन वेव वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही हैं। हाँ, इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। ये अपने पास क्या है, टारगेट है और ये क्या है, इंसिडेंट प्लेन वेव। ठीक है, जैसे ये इंटरेक्ट करेगी तो डिफरेंट एंगल पे क्या हो जाएगी, स्केटर्ड हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि अपने पास जो स्केटर्ड वेव है, स्केटर्ड वेव क्या है, स्केटर्ड वेव के अंदर जो एंगल की डिपेंडेंसी है, एंगल की डिपेंडेंसी होने के कारण हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, प्रत्येक वेव का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम लेके चल पड़ेंगे। ठीक है, अब L = जब 0 है तो उसको हमने क्या बोल दिया, एस वेव बोल दिया। L = 1 है तो उसके लिए हमने पी वेव बोल दिया। L = 3 है तो उसके लिए हमने डी वेव बोल दिया। ठीक है, तो यही होता है अपने पास पार्शियल वेव मेथड।
अब अपने पास जो इंसिडेंट वेव है या इंसिडेंट पार्टिकल है, इंसिडेंट पार्टिकल एक फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और फ्री पार्टिकल का जो सॉल्यूशन है वो हम प्लेन वेव सॉल्यूशन लेके चलते हैं, तो इंसिडेंट प्लेन वेव इंसिडेंट का जो वेव फंक्शन होगा वो क्या लेके चलेंगे हम, e⁻k⁻z लेके चलेंगे, ठीक है। और जो स्कैटर्ड का वो भी हम कैलकुलेट करके बता देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या बता रखा है, द इंसिडेंट पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इज प्लेन वेव सॉल्यूशन। तो जो इंसिडेंट पार्ट है, जब तक पार्टिकल पोटेंशियल की रेंज में नहीं जाएगा तब तक वो पार्टिकल फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हमने कैसे ले लिया, प्लेन वेव सॉल्यूशन ले लिया। तो हमने साई इंसिडेंट क्या लिया, e⁻kz, ठीक है। और z की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रख दी, r cos थीटा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, ये जो e⁻kr cos थीटा है, इसको हम टेलर सीरीज की हेल्प से एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड हम कुछ इस टाइप से कर देंगे, e⁻kr cos थीटा को हमने यहाँ पे टेलर सीरीज की हेल्प से एक्सपेंड कर दिया, 1 + i⁻kr cos थीटा इसकी पावर 1 + 1/2 का फैक्टोरियल i⁻kr cos थीटा इसका स्क्वायर और फिर 1/3 इस टाइप से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। अब अपने पास ये जो साई इंसिडेंट का वेव फंक्शन है, साई इंसिडेंट का वेव फंक्शन क्या है अपने पास, e⁻kr cos थीटा। इसकी हेल्प से हम जो पार्शियल वेव मेथड की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे अपने पास ये जो थीटा का फंक्शन है, कोस थीटा का जो फंक्शन है, इसकी जगह हम क्या लेके आएंगे, इसकी जगह हम लेके आएंगे PL cos थीटा, ठीक है। और अपने पास ये जो KR का फंक्शन है, इस KR की फंक्शन की जगह हम क्या लिखेंगे, KR की फंक्शन की जगह हम लेके आएंगे JL⁻kr, ठीक है। और अपने पास जो इंसिडेंट पार्ट का जो वेव फंक्शन है उसकी जगह हम क्या लेंगे, समेशन लेंगे, ठीक है। अब ये तीनों चेंज करके हम जो अपने पास पार्शियल वेव मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, साई इन इंसिडेंट वेव फंक्शन क्या था अपने पास, यही था। अब इसको मॉडिफाई करके हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब अपने पास जो इंसिडेंट पार्ट का जो वेव फंक्शन है उसकी जगह हम क्या लेके आएंगे, यहाँ पे समेशन लेके आएंगे, ठीक है। और 2l + 1 उसके बाद अपने पास, और यहाँ पे क्या है, i⁻l। अब ये जो KR का फंक्शन है, जो KR है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, JL⁻kr लिखेंगे। और जो कोस थीटा का फंक्शन है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, PL cos थीटा, ठीक है। तो ये हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये अपने पास मास्टर इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को सोल्व करके अपने को जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो निकालना है। तो ये अपने पास क्या है, जो साई इंसिडेंट का वेव फंक्शन है उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, कोस थीटा की जगह हमने PL cos थीटा रखा। PL cos थीटा क्या है, जो लेजेंडरी पोलिनोमियल है उसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे PL cos थीटा। उसके बाद जो KR है, KR ये स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम क्या बोलेंगे, बेसल पोलिनोमियल बोलेंगे। और यहाँ पे जो समेशन वाला जो पार्ट है उसको जो इंसिडेंट पार्ट का जो वेव फंक्शन है उसको हमने समेशन करके लिख दिया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हमने बता दिया जो JL⁻kr है ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडिंग वेव को और इसका जो नाम है वो बेसल पोलिनोमियल है। उसके बाद जो PL cos थीटा है ये लेजेंडरी पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। अब अगला जो टास्क है अपना वो ये है कि हम यहाँ पे ये जो JL⁻kr है इसकी वैल्यू निकालेंगे। और JL⁻kr क्या है, बेसल पोलिनोमियल। और बेसल पोलिनोमियल की वैल्यू अपने को कहाँ पे मिलेगी, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलेगी, ठीक है। अब बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन हम मैथमेटिकल इक्वेशन, जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसके अंदर स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे तो हम यहाँ पे एसिम्प्टोटिक लिमिट का भी यूज करेंगे। और एसिम्प्टोटिक लिमिट क्या होती है, r टेंड्स टू इनफाइनाइट जब हम रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोटिक लिमिट बोलते हैं। तो जो JL⁻kr है बेसल पोलिनोमियल उसकी जो वैल्यू है वो हम क्या निकालते हैं, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये JL⁻kr r टेंड्स टू इनफाइनाइट रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमने यहाँ पे एसिम्प्टोटिक लिमिट अप्लाई कर दी और इसकी वैल्यू क्या होती है, sin kr माइनस L⁻/2 डिवाइड बाय k.r, ठीक है। ये हम बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैंने यहाँ पे कुछ भी स्टार इक्वेशन बोल दिया। अब इस स्टार इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करके हम वापस इस ए इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूज किया, हम जो साइन थीटा है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, e⁻iθ माइनस e⁻iθ/2i, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इस साइन थीटा को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा को हमने यहाँ पे किस फॉर्म में लिख दिया, ये इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा और 1/2 i⁻kr को हमने बाहर निकाल लिया। ये वैल्यू किसकी आ गई अपने पास, JL⁻kr की, ठीक है। अब ये जो JL⁻kr की वैल्यू है इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर B, और इस इक्वेशन नंबर B को हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर A के अंदर। ये अपने पास जो JL⁻kr है यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमने यही कर रखा है, जो JL⁻kr है बेसल पोलिनोमियल उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। जो फर्स्ट टर्म है ये हमने यहाँ पे एज इट इज रखी और ये वाली जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे जो JL⁻kr है बेसल पोलिनोमियल उसकी वैल्यू पुट कर दी। और ये वाली जो टर्म है अपने पास जो लेजेंडरी पोलिनोमियल है वो हमने यहाँ पे एज इट इज रखा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ये जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है, इंसिडेंट वेव फंक्शन हमने निकाल लिया। अब अपने को करना क्या है, अपने को यहाँ पे
अपने पास क्या था, टोटल वेव फंक्शन क्या था, मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। टोटल क्या था अपने पास, साई टोटल इक्वल टू था अपने पास साई इन प्लस साई स्केटर। ठीक है, हमने साई इन का पता कर लिया। अब अपने को क्या निकालना है, साई टोटल निकालना है। साई टोटल निकाल के मैं साई इन को उस तरफ लेके चला जाऊंगा, साई टोटल में से मैं साई इन माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, साई स्केटर आ जाएगा। और साई स्केटर आते ही हम क्या निकाल लेंगे, एफ थीटा फाई वहां से निकाल के बता देंगे। ठीक है, तो अगला जो टास्क है वो अपना टास्क ये है कि हम यहाँ पे जो साई टोटल है उस साई टोटल को कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, अब साई टोटल को कैसे निकाला जाए इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे साई इन की वैल्यू निकाल ली। साई, अब ये साई इन वेव फंक्शन आ रहा है यहाँ पे, और ये आके किसी पोटेंशियल या किसी टारगेट के साथ या किसी पोटेंशियल के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, स्कैटर्ड वेव फंक्शन मिलेगा। अब साई इन आके जैसे ही इस टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो जो साई इन है मतलब इंसिडेंट वेव फंक्शन, इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। इसके एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज आएगा, इसके या फिर इसका जो फेज है उसके अंदर चेंज आएगा। तो अपने पास ये जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है इसी की हेल्प से हम जो टोटल वेव फंक्शन है वो लिख देंगे। सिर्फ चेंज क्या करेंगे, हम इसका जो एम्पलीट्यूड है, वो जो साई इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड है, जैसे ही वो टारगेट के साथ या पोटेंशियल के साथ स्कैटर्ड होगा तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा, और साथ में इसकी जो फेज शिफ्ट है वो चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने पास ये जो साई इन वेव फंक्शन है, साई इंसिडेंट का जो वेव फंक्शन है, इसकी हेल्प से हम साई टोटल का वेव फंक्शन लिखेंगे। चेंज क्या होगा वहां पे, चेंज ये होगा कि हम यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर एक टर्म और ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एम्पलीट्यूड के चेंज को रिप्रेजेंट करके बताएगी, और साथ में एक टर्म और ऐड करेंगे जो अपने को यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करके बताएगी, फेज शिफ्ट को रिप्रेजेंट करके बताएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे इंसिडेंट आपने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इंसिडेंट की हेल्प से हमने यहाँ पे टोटल वेव फंक्शन लिखा, मैं अभी समझा देता हूँ आपको। ये हमने यहाँ पे टोटल वेव फंक्शन लिख दिया। अब टोटल वेव फंक्शन कैसे आया है ये भी हमने बता दिया कि जैसे ही कोई इंसिडेंट वेव फंक्शन किसी टारगेट के साथ इंटरेक्ट होगा तो ऑब्वियसली इंटरेक्ट करने के बाद उसके अंदर चेंज आएगा, और चेंज यहाँ पे दो चीज़ों के अंदर आएगा। पहला तो आएगा जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड के चेंज में जो एम्पलीट्यूड में चेंज होगा, एक तो ये चेंज आएगा, दूसरा जो फेज शिफ्ट है उसके अंदर भी चेंज आएगा। तो इन दोनों चीज़ों में चेंज करके हमने यहाँ पे जो साई टोटल वेव फंक्शन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक तो अपने पास कौन सी टर्म आई है, ये ए एल वाली टर्म आई है। ठीक है, अब ये जो ए एल वाली जो टर्म है ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करके बताती है, ये एम्पलीट्यूड के चेंज को रिप्रेजेंट करके बताती है कि इंसिडेंट से जो टोटल पे जब हम आए तो उसका जो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ वो हमने यहाँ पे ए एल से रिप्रेजेंट करके बता दिया। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो चेंज आएगा, अगला चेंज यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल का चेंज आया। अब डेल्टा एल क्या है, उसके फेज में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो हमने यहाँ पे ये जो डेल्टा एल और ये जो डेल्टा एल है, ये दो टर्म हमने यहाँ पे जो ई की पावर ई की पावर में जो थी उसके अंदर हमने एक तो ये डेल्टा एल ऐड कर दिया, इधर भी डेल्टा एल ऐड कर दिया, और एक हमने ये ए एल ऐड कर दिया। डेल्टा एल रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो डेल एल है ये रिप्रेजेंट करता है फेज शिफ्ट को, फेज शिफ्ट को। ठीक है, और जो ए एल है, ए एल रिप्रेजेंट करता है, ये सबस्ट्रेट में लिखा हुआ है ए एल इस टाइप से। ठीक है, और सिमिलर ये जो डेल्टा एल है ये भी ऐसे लिखा हुआ है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड के चेंज को, एम्पलीट्यूड में चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ए एल है, ए एल की अब एम्पलीट्यूड में कितना चेंज हुआ है, ठीक है, ये वाली बात देखने वाली है। तो जो एम्पलीट्यूड में चेंज हुआ है, एम्पलीट्यूड में चेंज हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, एम्पलीट्यूड में मान लिया ए एल में हमने मान लिया कितना चेंज हुआ है, ई की पावर आयटा डेल्टा एल, ये एम्पलीट्यूड के अंदर हमने चेंज मान लिया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपने पास ये जो ए एल है, इस ए एल के अंदर बाकी पूरी टर्म एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब इस ए एल की जगह हम क्या रख देंगे, ई की पावर आयटा डेल एल रख देंगे। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में बाकी पूरा का पूरा एज इट इज रहा। ठीक है, हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, जो ए एल है उस ए एल की जगह क्या रख दिया, यहाँ पे ई की पावर आयटा डेल एल यहाँ पे रख दिया, और बाकी की जो सब टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज आएगी, और ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। आयटा की पावर एल हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, ये यहाँ पे है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो ई की पावर आयटा डेल एल है, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो टर्म है ये माइनस में है, तो यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे तो ये ट्वाइस आ जाएगा, और यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया, जो ई की पावर आयटा डेल एल है इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो ये डबल हो जाएगा, और सेकंड में यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई की पावर आयटा डेल एल को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया, तो यहाँ पे तो इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, और यहाँ पे एक डेल एल प्लस का आता है, एक डेल एल माइनस का आता है, तो इस डेल एल से ये डेल एल हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया।
और जो बचा वो अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे टोटल वेव फंक्शन हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब जो टोटल वेव फंक्शन है वो क्या आया अपने पास, टोटल वेव फंक्शन आया है साई इन प्लस साई स्केटर्ड। ठीक है, अब अपने को साई स्केटर्ड निकालना है तो साई इन की वैल्यू है अपने पास, साई स्केटर्ड की वैल्यू हमने पहले ही बताई थी, पहले वाले लेक्चर में और इसी लेक्चर में भी बताई थी, एफ थीटा फाई और साथ में क्या था, एफ थीटा फाई और साथ में e की पावर आयटा के आर बाय आर, कुछ इस टाइप से हमने निकाला था। तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, इस साई इनको तो उठा के मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये साई टोटल के अंदर से माइनस हो जाएगा। तो साई टोटल में से अगर मैं साई इन माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास, स्केटर्ड वेव फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब स्केटर्ड वेव फंक्शन हम निकालेंगे। अब करने क्या वाले हैं वो भी देख लो। साई टोटल की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर मैंने इसको कैपिटल ए नाम दे दिया। इस कैपिटल ए इक्वेशन के अंदर से हम जो साई इंसिडेंट हमने निकाला था यहाँ पे इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, जो इक्वेशन नंबर ए हमने ये जो निकाली है कंप्लीट, ये वाली इक्वेशन नंबर ए, इस इक्वेशन नंबर ए के अंदर से मैं जो इक्वेशन नंबर बी है वो माइनस करके मैं अगले स्टेप के अंदर लिखूंगा। ठीक है, और ये सब हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो इस स्टेप में अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे साई स्केटर लिखा, साई टोटल में से साई इन हम माइनस कर देंगे। तो साई स्केटर की वैल्यू क्या थी हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, साई थीटा फाई और e की पावर आयटा के आर बाई आर। ठीक है, साई टोटल में से हमने साई इन यहाँ पे माइनस करके लिख दिया, जो कॉमन आ रहा था उसको बाहर निकाल लिया, बाकी सबको हमने अंदर लिखा। ठीक है, तो कंप्लीट इक्वेशन को हमने यहाँ पे 2l - 1 डिवाइड बाई 2 आयटा के आर आयटा की पावर l और बाकी की सब टर्म हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने पास ये वाली जो टर्म है जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, इस टर्म के अंदर से हम क्या करेंगे, e की पावर आयटा के आर माइनस एल पाई बाय 2। अगर मैं इस कंप्लीट टर्म में से ये वाली चीज़ बाहर निकाल लूँ, e की पावर आयटा के आर माइनस एल पाई बाय 2, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, e की पावर 2 e की पावर आयटा 2 डेल एल, और यहाँ से ये कंप्लीट बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये वाली जो टर्म है इस टर्म में से क्या कर लिया, e की पावर आयटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 को हमने बाहर निकाल लिया और बाकी की जो कंप्लीट टर्म है वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अगला स्टेप है अपने पास ये। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया, इस टर्म में से ये बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा अपने पास 2 आयटा डेल एल माइनस, और यहाँ से ये कंप्लीट टर्म बाहर आ जाएगी -1, और ये पी एल कोस थीटा यहाँ पे एज इट इज, फर्स्ट वाली टर्म भी यहाँ पे एज इट इज, और ये हमने यहाँ पे बाहर निकाल के लिख दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपने पास ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसमें से अगर मैं e की पावर आयटा डेल एल को मैं बाहर निकाल लूँ तो अपने पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, बाकी की तो सब टर्म एज इट इज़ रहेंगी। मैंने क्या किया, इस टर्म में से e की पावर आयटा डेल एल को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा, एक तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बच जाएगा e की पावर आयटा डेल एल, और यहाँ पे ये वाली टर्म थी नहीं, फिर बाहर निकाली तो क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस आयटा, क्योंकि डिवाइड में आएगा, डिवाइड से ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, e की पावर डेल्टा एल। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और आगे की ये जो पी एल कॉस थीटा है ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, ये वाली जो टर्म है इस टर्म के अंदर से e की पावर आयटा डेल एल को बाहर निकाल लिया, बाहर निकाला, यहाँ पे ये टर्म नहीं थी तो डिवाइड में जाएगी, डिवाइड से मैं ऊपर लेके गया तो वो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, बाकी की जो सब टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज रहेंगी। अब साथ के साथ मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, अपने पास ये वाली जो टर्म है इस टर्म के अंदर से अगर मैं e की पावर आयटा के आर बाहर निकाल लूँ, इस टर्म में से मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग करके लिख देता हूँ। इसको मैंने लिख दिया, e की पावर आयटा के आर को मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अंदर e की पावर माइनस आयटा, ये आएगा, हाँ ठीक है, e की पावर आयटा पाई और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा अपने पास 2, और ये जो पावर l है, ये जो l है, इस l को हम कहाँ लिख देते हैं, इस l को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बाहर। ठीक, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके e की पावर आयटा के आर को हमने बाहर लिखा और ये वाली जो टर्म है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मैं इसको साफ साफ एक अलग से स्टेप में लिख के बता देता हूँ। अब ये वाला जो स्टेप है इसको थोड़ा सा साफ साफ करके हमने यहाँ पे लिख दिया, एफ थीटा फाई, ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज, ये वाला एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन थी इसके अंदर से हमने क्या किया, e की पावर आयटा के आर को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा, ये वाली टर्म बच जाएगी, और यहाँ पे इस टर्म के अंदर से हमने क्या किया था, e की पावर आयटा डेल एल को बाहर निकाल के बाकी का हमने यहाँ पे एज इट इज रख दिया, और पी एल कोस थीटा को हमने यहाँ पे एज इट इज रखा। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा ये वाली जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करके इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिख देते हैं। अब अपने पास ये वाली जो टर्म है e की पावर माइनस आयटा पाई बाय 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस पाई बाय 2 माइनस आयटा साइन पाई बाय 2, और कोस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाली जो e की पावर आयटा पाई बाय 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं,
कॉस पाई बाय 2 माइनस आयटा साइन पाई बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कॉस पाई बाय 2 पे कितना होगा 0 होगा और साइन पाई बाय 2 पे कितना होगा 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आयटा की पावर माइनस आयटा की पावर क्या आ जाएगा अपने पास एल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करके हम क्या लिख देंगे आयटा की पावर माइनस एल। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास ये जो 2 आयटा के आर है डिवाइड में, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, 2l नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये वाली कंप्लीट टर्म यहाँ पे एज इट इज उतारी और ये 12 + 1 यहाँ पे एज इट इज और आयटा की पावर एल एज इट इज, ये वाली टर्म को हमने किस फॉर्म में लिख दिया माइनस आयटा की पावर एल की फॉर्म में लिख दिया, ई की पावर आयटा के आर एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 आयटा के आर है तो हमने यहाँ पे के को इसके साथ रखा, आर को यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे ये वाली जो टर्म थी ई की पावर आयटा डेल एल और ई की पावर आयटा डेल एल माइनस ई की पावर यहाँ पे माइनस आएगा आयटा डेल एल, और इसके नीचे मैं क्या लिया है, ये जो 2r है वो मैंने यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया, तो ये 2r मैंने यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, और ई की पावर आयटा डेल एल ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज और ये वाली जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, 2i मैंने इसके नीचे लिख दिया, पी एल कोस थीटा यहाँ पे एज इट इज रहा। अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन डेल एल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको साइन डेल एल करके लिख देंगे अगले स्टेप में। और दूसरा ये कि अपने पास ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है बिल्कुल इक्वल टू के साइड में अपने पास सेम टर्म एज इट इज है। ठीक है, तो इससे मैं ये वाली टर्म क्या कर दूंगा कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ा सा स्पेस कम है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो ये आएगा अपने पास, इधर बच जाएगा अपने पास एफ थीटा फाई और इक्वल टू में ये कैंसिल 2l + 1 बच जाएगा 2l + 1 डिवाइड बाई के, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे ए की पावर सॉरी आयटा की पावर एल है और यहाँ पे माइनस आयटा की पावर एल है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयटा और साथ में क्या लिख सकते हैं आयटा, और इस कंप्लीट की पावर क्या लिख दूं मैं एल लिख दूं, क्योंकि दोनों की पावर एल है, बेस सेम हो तो पावर मैं एक साथ लिख सकता हूं। ठीक है, और साथ में ए की पावर आयटा डेल एल को एज इट इज रखा। ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है इसको मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया साइन डेल एल की फॉर्म में लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दिया साइन डेल एल की फॉर्म में, और ये जो पी एल कॉस थीटा है इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज रख दिया। अब ये माइनस आयटा से ये आयटा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास स्केटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाई और इक्वल टू 2l + 1 डिवाइड बाई के। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये आ जाएगा अपने पास e की पावर आयटा डेल एल साइन डेल एल पी एल कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्केटरिंग एम्पलीट्यूड निकाल दिया। ठीक है, अब एग्जामिनर ओनली स्केटरिंग एम्पलीट्यूड बोलता है तो आपको एग्जाम में यहाँ तक करके आना है। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सी। डिफिकल्ट ज़रूर है, अगर साथ के साथ प्रत्येक स्टेप फॉलो करोगे तो बड़ी आराम से इसको निकाल पाओगे। अब एग्जामिनर ये बोलता है कि अपने को यहाँ पे डिफरेंशियल टोटल डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो अब अपने पास क्या आया है एफ थीटा फाई आया है, तो अगर डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलता है अपने पास डी सिग्मा बाय डी ओमेगा और इक्वल टू क्या होता है अपने पास एफ थीटा फाई और इसके मोड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को टोटल डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको उठा के मैं उस तरफ लेके जाऊँगा तो डी सिग्मा इक्वल टू एफ थीटा फाई और इसके मोड का स्क्वायर और साथ में डी ओमेगा। इंटीग्रेट बोथ साइड करूंगा तो इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन एफ थीटा फाई और इसके मोड का स्क्वायर और साथ में डी ओमेगा। ठीक है, अगर अपने को टोटल डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है तो अपने पास एफ थीटा फाई की वैल्यू है। ठीक है, एफ थीटा फाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, डी ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। डी ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, यही साइन थीटा डी फाई ये वाली वैल्यू हो जाएगी अपने पास, और इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद अपने पास जो टोटल डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे सोल्व ना हो तो आप मेरे पास मैसेज डाल देना, मैं सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, तो ये था अपने पास टोटल डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाला हमने यहाँ पे किसकी हेल्प से, पार्शियल वेव मेथड की हेल्प से, और अपने पास जो ये जो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड था वो हमने यहाँ पे निकाल के बता दिया। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी बात समझ ना आए तो आप मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।